मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी नदियां बांटी, मत बांटो इंसान को। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक चंद्रवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन के ऊपर। तो बंगाल विभाजन 1905 इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को जो धूल चटा दिया गया था, उसके बाद अंग्रेज मन ही मन विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भारत में अपना कब्जा स्थापित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थापित किया जा सके। तो जैसा कि उनका रूल ही था डिवाइड एंड रूल, तो वो बांटो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनाना शुरू किया था। और अभी तक तो वो जात पात, भाषा, धर्म के आधार पर ही लोगों को बांटा करते थे। लेकिन 1905 में एक ऐसा घटना होता है जिसके वजह से हमारी भूमि को बांटी जाती है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को भी बांटी जाती है। और वो समय होता है 1905। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, ये 1947 से पहले का भारत का नक्शा आपको दिख रहा है। ये नेपाल है और ये भूटान है। ये है बांग्लादेश आज का, और आप सबको पता ही है ये है पाकिस्तान। अब हुआ क्या था कि 1905 की जो परिस्थितियां थी उस पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 22 करोड़ की आबादी थी, इंक्लूडिंग वर्तमान पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब 22 करोड़ की जो आबादी वाला जो देश था, उसमें ये वाला जो रीजन था, ये संपूर्ण रीजन जो था, इसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी रहती थी। अब आप समझ सकते हैं कि 22 करोड़ की कुल आबादी वाले देश में इस 7 करोड़ की आबादी वाला क्षेत्र कितना बड़ा रहा होगा। तो साथियों, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल और पूरा बांग्लादेश, ये सबको मिला करके हमारा बंगाल हुआ करता था। साथ ही साथ हमारा इधर त्रिपुरा, असम, ये वाला कल्चर भी बंगाल से ही जुड़ा हुआ है और बंगाल के साथ ही रहा करता था। लेकिन ये 1905 से पहले अलग हो गया था। अब उस समय का जो शासक था लॉर्ड कर्जन, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने बंगाल के विभाजन पे अंग्रेजों की तरफ से अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और इसने कारण में क्या दिया था, तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि क्षेत्र बड़ा है और ये जो क्षेत्र था यहाँ पे बिहार, झारखंड तो अभी 2000 में ही अलग हुआ है, लेकिन उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल और बंगाल, तो इस वाला जो रीजन था, इसने कहा कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और डेवलपमेंट में हमें रुकावटें आ रही है, बाधा आ रही है, तो क्यों ना उस क्षेत्र को बांट दिया जाए और क्षेत्र को बांटने के बाद उसका विकास किया जाना चाहिए। ये तर्क वास्तव में सही है। चलो मैं मान लेता हूं कि क्षेत्र बड़ा होता है तो विकास नहीं होता, और विकास करने के लिए हमें क्षेत्र को छोटा करना चाहिए, संकुचित करना चाहिए, ताकि हम निचले स्तर तक हम उसका विकास करें और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना जो होती है वो एक निम्न स्तर तक के व्यक्ति तक पहुंच सके। यस, आई एग्री विथ यू। बट समस्या कहां आ रही है कि आपने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो बांटा, और कैसे बांटे, तो आपने धर्म को आधार माना गया। तो धर्म को आधार कैसे माना गया? ये जो पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है, इसमें हिंदू बंगाली को रखा गया, और ये जो आज का जो बांग्लादेश है, यानी कि उस समय का जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल में किसको रखा गया था, तो पूरा का पूरा मुस्लिमों को रखा गया था।
तो क्या आप जब क्षेत्र को विकास के लिए बांट रहे हो तो आपको धर्म पे जाने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, भाषा तो हमारी सेम ही थी। तीसरी बात ये थी कि ये जितने सारे पश्चिम बंगाल के जो लोग थे, इनका यहाँ पे एक ढाकेश्वरी जो माता है, जो बांग्लादेश का आज राजधानी है ढाका, वहां पे माँ ढाकेश्वरी का मंदिर है, और उस ढाकेश्वरी का मंदिर इस पूरे क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र हुआ करता था। असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है, वो कामाख्या देवी भी आस्था का केंद्र हुआ करता था। तो ये जो ढाकेश्वरी और कामाख्या देवी का जो आस्था का केंद्र हुआ, वो अंग्रेजों को खटकता था, और अंग्रेजों को खटकने के कारण से इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों के अंदर एक लाइन खींचकर इन्होंने 1905 में क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। जब लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया तो वो ये रीजन बताते थे, लेकिन ये बात सही पूर्ण रूप से नहीं थी, क्योंकि अगर हम आज भी जैसे देश अगर बट रहे हैं, विकास के लिए बट रहे हैं, तो वो भाषा के आधार पे बट रहे हैं, न कि जाति के आधार पे बट रहे हैं। वो संस्कृति के आधार पे बट रहे हैं, न कि धर्म के आधार पे बट रहे हैं। तो उस समय का जो 1905 में जो बंगाल विभाजन का इन्होंने काम किया था, वो धर्म के आधार पर और वास्तव में भारत को कमजोर करने के लिए उन लोगों ने भारत में बंगाल का विभाजन किया था। परंतु बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रहा नहीं, और वापस 1911 में बंगाल का एकीकरण हुआ और हम सब साथ रहने लगे। ये एकीकरण कैसे हुआ? तो 1857 के क्रांति के बाद 1885 में कांग्रेस बनाया गया था। वो कांग्रेस जो देश के अंदर अलग अलग जो मुद्दे हुआ करते थे, अलग अलग जो सरकार की योजनाएं हुआ करती थी, उन योजनाओं के अगेंस्ट में छोटा मोटा मूवमेंट करते थे। लेकिन 57 के बाद पहली वो क्रांति जागी, और वो क्रांति थी बंग भंग का नाम दिया गया था उसको, बंग भंग आंदोलन। उसमें क्या हुआ, तो संपूर्ण भारत एक हो गया था। कैसे एक हो गया था? तो आपने नाम सुना होगा लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। विपिन चंद्र पाल कहां के थे? तो बंगाल के थे। और लाला लाजपत राय कहां के थे? तो वो पंजाब के थे। अब पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र के लीडर आ रहे हैं इकट्ठा, और अरविंद घोष एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी बंगाल के ही थे। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग थे देश भर से इकट्ठा आए, और इकट्ठा आने के बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये हालांकि इनको लोग उस समय के इतिहास में उग्रवादी कहते थे, उग्र नेता थे, ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। परंतु इन्होंने बंगाल को एक करने के लिए बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। उसी समय जो कांग्रेस था, कांग्रेस में जो उदारवादी नेता हुआ करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी और उनके सब साथी, तो वो क्या करते थे, वो इनका ये मानना था कि हम बंगाल का जो आंदोलन है उसको बंगाल के अंदर ही रखें, ना कि देश भर में फैलाएं, क्योंकि देश भर में फैलाने से क्या होगा, तो देश उग्र हो जाएगा और देश में माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन ये तीन नाम ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन जो है वो भारत के अस्मिता की बात है, बंगाल का विभाजन जो है वो भारतीयता के अस्मिता के खिलाफ है, इसलिए पूरा आंदोलन भारत के अंदर होना चाहिए। और भारत के अंदर उन्होंने इस आंदोलन को लेके आए, और पुनः वापिस ये जो 7 करोड़ की आबादी वाला जो क्षेत्र था, एक और बात बताता हूं, जो बंगाल विभाजन का कारण था, वो बंगाल विभाजन का एक कारण ये भी था कि ये जो 7 करोड़ पॉपुलेशन वाला जो रीजन था, यानी कि बंगाल, आप सबको पता है ये गंगा यमुना का मुहाना है। यहां से गंगा नदी आती है, यहीं से यमुना यहीं से आती है, फिर यहां से एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, यानी कि इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान और इधर गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जो क्षेत्र था ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था,
बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। आज भी आपको पता है कि बांग्लादेश को सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गंगा यमुना का मुहाना और ये जो सुंदरबन का जो क्षेत्र है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, जहां पे बहुत सारे डेल्टा जमा होने के कारण से, और ये जो क्षेत्र था ये बहुत उपजाऊ होता था, और उपजाऊ होने से यहाँ बहुत उत्पादन होता था। वो उत्पादन क्या था? तो सिल्क, कपास, चावल, और इसका सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो लॉर्ड कर्जन जो था वो सारा का सारा कहां भेज देता था? यूरोप भेज देता था। तो दूसरी बात क्या है कि जब हम बांटते हैं, क्षेत्र को बांटते हैं, जमीन को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों की संस्कृति को बांटते हैं, तो क्या होता है कि हमारा इस टाइप का जो उपजाऊ और भूमि से लगाव और धरती माता, इधर हमारा जो फोकस है वो कम हो जाता है। अंग्रेजों का बंगाल विभाजन के पीछे कारण ही यही था कि अगर हमें बंगाल को लूटना है या भारत को और गरीब बनाना है तो इन लोगों को धर्म पे उलझा दो, धर्म के नाम पे इन लोगों को उलझाओ, और ये धर्म के नाम पे लड़े, और धर्म के नाम पे लड़ते लड़ते ये लोग टूट जाएं और ये पूरा क्षेत्र पे कब्जा हमारा हो, और इसका पूरा का पूरा दोहन कौन करे? तो हम करें, मतलब अंग्रेज करें। ये उनका पूरा फंडा था। लेकिन देश जागा, देश में आंदोलन की क्रांति का आगाज हुआ, और देश लड़ाई लड़ी, और वापिस एक दिन बंगाल एक हुआ। वो डेट था 1911। अब मित्रों मैं आपको बताता हूं कि 1905 में बटा हुआ बंगाल 1911 में एकीकृत हो गया। लेकिन ये पॉलिसी इनकी बंद नहीं हुई, अंग्रेजों की पॉलिसी बंद नहीं हुई। अंग्रेजों ने क्या किया कि लगातार डिवाइडेशन पे काम करते रहे। लेकिन भारत रत्नगर्भा है, इसी भारत भूमि में बहुत से लोग क्रांतिकारी पैदा हुए। बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन क्या है? तो विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार। अब ये विदेशी सामान क्या है? तो जितना सारा जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, जो हमारा सर्कुलर प्रोडक्ट होता था, जो हमारे सिल्क हुआ करते थे, वो सारे के सारे अंग्रेज उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते थे, और उसको कहां लेके चले जाते थे? सीधे यूरोप लेके चले जाते थे। यहां से सिल्क ले जाते, यहां से कॉटन ले जाते, कपास ले जाते, और वहां से कपड़ा बनाते, और उसी कपड़े को वो महंगा करके यहां पे बेचते। तो ये बात हमारे लीडरों ने सोचा, और उन्होंने कहा कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाए। स्वदेशी हमारे पास खुद के हाथ करघा हुआ करते थे, कुटीर उद्योग में हम बहुत समृद्ध थे, हमारे हर गांव में कुटीर उद्योग हुआ करता था, हर गांव हमारा समृद्ध था। तो इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाए, और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, विदेशी सामानों की होली जलाई गई, और इससे क्या हुआ कि भारत के बाजार में जितने यूरोप का सामान हुआ, वो यूरोप का सामान की बिक्री में कमी आई, उसके आमदनी प्रभावित हुआ। जब उनका आमदनी प्रभावित हुआ तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे, क्योंकि उनको भी क्या करना था? वो भारत को औपनिवेशिक इसीलिए बना रखा था क्योंकि भारत उनका पूरा का पूरा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम करता था, ये जो लैंड है। और इसलिए उन्होंने हमेशा आंदोलन को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए, दमन करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाते रहे। लेकिन हमने भी पीछे हटा नहीं। फिर 1915 में गांधी जी वापिस अफ्रीका से आए, फिर 1917 में आंदोलन हुआ, 18 में आंदोलन हुआ, 1919 में होम रूल लीग आया। इस प्रकार से लगातार आंदोलन आगे बढ़ते गया। फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर इस प्रकार से लगातार आंदोलन चलते गया। अंततोगत्वा अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमें देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अब हमें भारत को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने भारत को छोड़ने से पहले क्या किया? उन्होंने भारत को छोड़ने से पहले ये जो बंगाल विभाजन था इसको भूला नहीं था, और उन्होंने क्या किया? 1947 में एक माउंटबेटन योजना लाया। आप सब लोगों को पता है माउंटबेटन योजना। और ये माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना के तहत इन लोगों ने
मेरा जो भारत अखंड हुआ करता था, इस भारत को उन्होंने इस बीच में एक लाइन खींच दी गई और उस लाइन का नाम इन्होंने दे दिया रेड क्लिफ लाइन। उस रेड क्लिफ लाइन के कारण से इधर पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, यह हो गया। जब 1947 में माउंटबेटन योजना आया तो वो देश के दोनों धड़े को काट दिए। अब इस दोनों धड़े को काटने का अगर आप मंशा समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंग्रेज भारत को सिर्फ गुलाम नहीं बनाए थे, उन्होंने भारत को खंड खंड किया और भारत के लोगों के साथ उन्होंने भद्दा मजाक किया, बेहुदा मजाक किया कि और हमारे ही जो भाई थे, हमारे ही जो बंधु थे, हमारे जो अपने सगे संबंधी थे, इन सारे लोगों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए हम लोगों को काट दिए और आज भी ये दंश हम झेल रहे हैं। फिर क्या होता है 1947 के बाद 1948 में हम फिर इसी रीजन के लिए लड़े आपस में। फिर क्या हुआ 1965 में हम इस रीजन के लिए लड़े। फिर क्या हुआ 1971 में ये दोनों आपस में लड़े और 1971 में जब ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जब आपस में लड़े, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इस पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा और फिर तब जाके ये जो बंगाल का जो हमारा पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश के नाम से बना। अंततोगत्वा मैं अगर कहूं आपसे तो बंगाल विभाजन वो पृष्ठभूमि थी जिसने देश का विभाजन किया। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो शायद देश भी विभाजन नहीं होता, परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि बंगाल विभाजन के भी बहुत सारे लोगों ने, यहीं के लोग उसका समर्थन करते रहे और 1947 में भी यहीं के लोग इस बंटवारे का समर्थन किया। ऐसा एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या कारण था कि 1905 में अलग हुआ बंगाल, वो 1911 में एकीकरण हुआ। तो साथियों, इस समय के जो लीडर थे यानी कि जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, जो ऐसे लोग थे, इन लोगों को कभी कुर्सी की लालच नहीं थी। ये लोग कभी सत्ता फोकस्ड नहीं थे, सत्ता की तरफ इनका कभी ध्यान नहीं था। ये लोग भारत को अपने सिर मोर बना के रखा हुआ था और ये नेशन फर्स्ट को मानने वाले लोग थे। लेकिन 1947 में जो लोग लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे, जो 1947 में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो सत्ता लोलुप लोग थे, जिनको कुर्सी में बैठने का बहुत शौक था। तभी तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा था ना। वो कह रहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कह रहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इसीलिए इस देश में क्या हुआ, इस देश में 3 ऐसे लोग हो गए जो सत्ताधीश हो गए। एक तो पाकिस्तान में सत्ताधीश हुआ, दूसरे भारत में सत्ताधीश हुए और तीसरा वहीं पे कश्मीर में भी सत्ताधीश हुए। तो कश्मीर में सत्ताधीश होने का क्या रीजन था? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि भारत में संविधान होने के बाद भी कश्मीर का अपना एक अलग विधान, निशान और प्रधान होते थे। इसलिए मैंने कहा 3, एक तो भारत का प्रधानमंत्री हुआ, दूसरा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हुआ और तीसरा कश्मीर के एक सत्ताधीश हुए, शेख अब्दुल्ला नाम था उनका, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे भारत में संविधान होने के बाद भी, भारत का अपना तिरंगा झंडा होने के बाद भी यहाँ पे अपने इन लोगों ने अपना अलग से निशान रखा, अलग से विधान रखा और अलग से प्रधान बनाए। यही वो धारा 370 के कारण थे और इसीलिए धारा 370 को अभी 2019 में क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। 2019 में धारा 370 को नष्ट करने के बाद संपूर्ण भारत अब हमारा हुआ। आने वाला टाइम ये हो सकता है कि हमारे साथ बांग्लादेश और ये पाकिस्तान भी हमारे साथ एकीकरण हो जाए। होप सो मेरी बात सही हो जाए, कुछ ऐसा हो कि हम वापस आपस में ही 100 साल बाद ही मिले। लेकिन हो सकता है कि हम 1947 में अलग हुए लेकिन 2047 में मिल जाए, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।